Hello students, welcome to the English class of 10th standard। आज हम काफ़ी लंबी गैप के बाद करने जा रहे हैं यूनिट 6। अभी तक हमारे यूनिट 5 कंप्लीट हुए थे, उसके साथ साथ हमने वर्कबुक की ग्रामर भी कंप्लीट की है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 जिसका टाइटल है आई लव यू टीचर। मुझे लग रहा है ये टाइटल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं टीचर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। इसी से रिलेटेड एक प्री टास्क में आपको पोएम दी हुई है। अ टीचर इज़ अ फ्रेंड हु ट्राइज टू गिव यू विंग्स बाय टीचिंग इंग्लिश, रीडिंग एंड फन थिंग्स। इसका मतलब है कि एक टीचर आपका मतलब स्टूडेंट का फ्रेंड होता है और वो तुमको पंख देने की कोशिश करता है। पंख देने की कोशिश का अर्थ है कि आपको इतना काबिल बनाता है और उसके बाद आपको इतनी सफलता मिलती है कि आप ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। तो इतनी उड़ान भरने के लिए, इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए किसने कोशिश करी? टीचर ने। तो उस टीचर की वजह से आपको जो सफलता मिली, अर्थात उसने आपको उड़ान भरने के लिए पंख दिए। और क्या पढ़ाकर? इंग्लिश पढ़ाकर, रीडिंग सिखाकर और फन थिंग्स माना मनोरंजन की और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाकर उन्होंने आपको काबिल बनाया। A teacher is like another parent, so caring and makes sure you have no troubles and for all problems a cure। एक टीचर जो है वो सॉरी एक टीचर जो है वो दूसरा पेरेंट होता है। दूसरा पेरेंट माना एक पेरेंट्स तो वो होते हैं जो आपको जन्म देते हैं, जो आपका पालन पोषण करते हैं, लेकिन टीचर भी एक पेरेंट ही होता है स्टूडेंट का, बच्चे का, क्योंकि वो आपकी बहुत केयर करते हैं और वो ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को, उनके शिष्यों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या तकलीफ ना हो और आपकी सब प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन भी निकाल कर आपको हर तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। इसीलिए उसको, टीचर को भी अनदर पेरेंट कहा गया है। तो अब आप समझ गए हो, ये पोएम जो है लेसन से रिलेटेड ही थी। और अब हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो है किसके बारे में? हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वॉज वेरी यंग। हेलन केलर जो थी वो डेफ माना बहरी, डेफ और डम्ब होता है साथ में यूज़। आपको खुद को, आपके शहर में भी एक ऐसा स्कूल है, माता लक्ष्मी स्कूल, जो कि गूंगे और बहरे बच्चों का स्कूल है। क्यों? क्योंकि जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं। क्यों? जो सुनते नहीं हैं वो स्पीक नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता तो वो बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। और तो ऐसा होता है कि डेफ एंड डम का स्कूल अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो हेलन केलर थी वो डेफ थी, डम्ब नहीं थी। और उसके साथ वो क्या थी? ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब अंधी। When she was very young, जब वो बहुत छोटी थी तो वो बहरी भी थी और अंधी भी थी। Since she was deaf, she did not learn to speak। क्योंकि, since का मतलब यहाँ पे है because, क्योंकि वो अंधी थी इसीलिए वो बोलना भी नहीं सीख पाई। क्योंकि वो बहरी थी इसीलिए वो बोलना भी नहीं सीख पाई। So her parents were extremely worried। इसीलिए उनके माता पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली माना बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनको चिंता थी कि उनकी बेटी जो है वो बोल भी नहीं पा रही, बहरी तो है, अंधी है, लेकिन बोल भी नहीं पा रही है। देन दे फाउंड मिस सुलिवान अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड।
उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हमारी बेटी को बोलना सिखाया जाए, तो उनको एक टीचर मिली जिनका नाम था मिस सुलेवन, जो कि केवल बहरे और अंधों को ही पढ़ाती थी, उनकी टीचर थी। दैट चेंज्ड हेलन्स लाइफ। उस टीचर ने हेलन के जीवन को ही बदल दिया। Here is an account of the turning point in her life in her own words. यहाँ पर इस लेसन में उन टीचर की वजह से हेलन केलर की लाइफ में जो बदलाव आया, जो टर्निंग पॉइंट आया, उसको हेलन केलर ने अपने शब्दों में बयान किया है। अब ये स्टोरी जो है वो हेलन केलर ने अपने मुंह से सुनाई है। आई स्टिल रिमेंबर, आई वो किसके लिए यूज़ हुआ है? हेलन केलर के लिए, मतलब हेलन केलर खुद बोल रही हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। मुझे आज भी 1887 की वो सुबह याद है। आई वॉज जस्ट 7 years of age then. My teacher Anne Sullivan came to our house that day. Next day she led me into her room and gave me a doll. मुझे 1887 वो सुबह याद है जब मेरी उम्र केवल 7 साल की थी। मेरी टीचर एने सुलेवन मेरे घर आई और वो अगले दिन मेरे को अपने रूम में ले गई और उन्होंने मुझे हाथ में एक डॉल दे दी। आई प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल, देन मिस सुलेवन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई palm. It was an exciting experience. I got interested in that play and started imitating the movement she made with her finger. मैं उसके साथ थोड़ी देर, डॉल के साथ थोड़ी देर खेली। उसके बाद मिस सुलेवान ने मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम। मेरी हथेली में उन्होंने अंगुली से कुछ मूवमेंट माना कुछ गति की, कुछ ऐसे फिगर या कुछ ऐसा आकार जैसा बनाया और मेरे लिए वो एक बहुत ही उत्तेजित करने वाला अनुभव था। क्योंकि हाथ पे कुछ, अगर किसी की हथेली पे अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको लगता है ना ये क्या हो रहा है ना, ये जानने के लिए उसके मन में उत्तेजना जाग गई और उसको उस खेल में बड़ा मज़ा आने लगा। और उसने, हेलन केलर ने भी क्या किया, इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना। उसने भी अपने टीचर की हथेली पर उसी तरह फिंगर मूवमेंट्स करना शुरू किए। When I finally succeeded in doing that correctly, जो फिंगर मूवमेंट्स जो टीचर मेरे हथेली पर करती थी और बाद में मैं भी उनकी हथेली पर जब करने लगी तो मैं वो करने में सही तरीके से सफल हो गई। आई वॉज थ्रिल्ड, तब मैं बहुत, मतलब थ्रिल का मतलब होता है खुशी से, एक तरह से पागल होना। आई डिड नॉट नो वॉट आई वॉज स्पेलिंग दैट आई वॉज स्पेलिंग डॉल। मुझे ये बात नहीं पता थी कि मैं अभी तक जो फिंगर से मूवमेंट कर रही थी तो मैं डॉल की स्पेलिंग लिख रही थी। क्या लिख रही थी? डी कैसे लिखते हैं, लाइन बनाई, फिर आगे एक गोला बनाया, फिर ओ बनाया, गोल बनाया, फिर 2 डंडियाँ खींची। तो इस तरह मेरे फिंगर मूवमेंट से मेरी हथेली पर क्या लिखा जा रहा था, जो मेरे हाथ में चीज़ थी वो उसकी क्या थी, स्पेलिंग। और पहले टीचर ने मेरी हथेली पे लिखी और मैंने उनको इमिटेट किया, नकल करके मैंने भी वैसी सेम स्पेलिंग लिखी। सम डेज लेटर we were walking in our garden. Suddenly my teacher put my hand under the water tap. As the cool flow of water ran over one hand, she spelled WATER on my other palm. कुछ दिनों के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, लेटर LETTER, लेटर माना पत्र, LATER लेटर, इसको प्रोनाउंस भी अलग करते हैं, इसकी स्पेलिंग भी अलग है और इसका अर्थ भी अलग है। तो कुछ दिनों के बाद जब हम गार्डन में वॉक कर रहे थे, अचानक से मेरी टीचर ने मेरे हाथ को एक पानी के नल के नीचे रख दिया, मेरी हथेली उस नल के नीचे रख दी। और एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रैन ओवर वन हैंड, और जैसे ही ठंडे पानी का बहाव मेरे हाथ पर पड़ा, एक हथेली पर उस ठंडे पानी का बहाव आया,
ठंडा पानी पड़ा और दूसरी हथेली पर उन्होंने मेरे क्या लिखा, स्पेलिंग कौन सी, WATER। इसका मतलब जो चीज़ तुम्हारे हाथ में गिर रही है उसे वाटर कहते हैं। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम ये गेम कई दिनों तक इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को छू कर हम ये गेम काफ़ी दिनों तक लगभग रोज़ खेलते रहे। इट अवेकन्ड माई सोल। इससे मेरी आत्मा जागृत हो उठी, मतलब जाग गई, मतलब ऐसा लगा कि मैं जिन जिन वस्तुओं को छू रही हूँ, आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड अ नेम। और मुझे ये जानकारी मिली कि हर वस्तु जो इस दुनिया में है उसका कोई ना कोई नाम है, उसको किसी न किसी नाम से जाना जाता है। नाउ ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट। और हर नए नाम ने एक नए विचार को जन्म दिया। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच्ड सीम्ड टू थ्रॉब विथ लाइफ। हर वस्तु को जिसको मैं छू रही थी ऐसा लग रहा था कि उसमें जीवन है। आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स। और ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं इन नामों से, इन शब्दों के माध्यम से मैं पूरी दुनिया से कनेक्ट होती जा रही हूँ, पूरी दुनिया से जुड़ती जा रही हूँ। तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम है। और अब मैं उन वस्तुओं को छू छू कर उनका नाम पहचानूंगी और इस तरह से मुझे दुनिया की हर वस्तु का नाम पता चल जाएगा कि इस वस्तु को इस नाम से जानते हैं। मिस सुलेवन यूज्ड टू मेक मी टू लॉन्ग वॉक्स एवरी मॉर्निंग। मिस सुलेवन जो थी वो मुझे हर सुबह लंबी लंबी वॉक पर, लंबी लंबी सैर पर ले जाती थी। आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear। इसका मतलब है कि मेरे मन में वॉक पर जब हम जाते थे तो मेरे मन में हज़ारों क्वेश्चंस हुआ करते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। क्यों? क्योंकि मेरे मन में उत्सुकता जागृत हो चुकी थी हर वस्तु का नाम जानने के लिए, वस्तु के बारे में जानने के लिए। तो मैं उनकी हथेली पर कुछ कुछ लिखती और सामने जवाब में वो मेरी हथेली पर कुछ लिखकर उसका आंसर देती। जैसे कि लोग अपने बच्चे के कान में कुछ बताते हैं, ऐसे लगता था जैसे वो मेरी हथेली पर लिखकर मुझे जानकारी दे रही हैं। माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी। मेरी टीचर ने मेरी क्यूरियोसिटी माना मेरी उत्सुकता को क्या किया? संतुष्ट किया। अर्थात मेरे मन में जो भी उत्सुकता जागृत होती थी उसे संतुष्ट किया। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय। अब मेरे आसपास दुनिया में जो कुछ भी था मुझे लगने लगा कि उसमें जीवन है, उन चीज़ों से मैं प्रेम कर सकती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिल सकता है। तो जहाँ ये सब मिलेगा, लाइफ मिलेगी, लव मिलेगा, जॉय मिलेगा, तो वहाँ भले वो बहरी थी, अंधी थी, लेकिन उसके बाद भी उसको इस दुनिया में आनंद आने लगा। द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज मोर डिफ़िकल्ट। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। जो सेकेंड स्टेज थी सीखने की, ये तो पहला फर्स्ट स्टेज था जिसमें उन्होंने चीज़ को एक हाथ में उसको टच करवाया, महसूस करवाया और फिर उसका नाम उनके दूसरी हथेली में लिखा। दूसरी जो स्टेज थी सीखने की वो इससे ज़्यादा कठिन थी। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस थी ये भी सीखने की टच के सेंस पर ही आधारित थी। टच माना छूकर ही उसको सेंस किया जा सकता था। मिस सुलेवन वुड स्पीक अ वर्ड एंड आस्क मी टू टच हर लिप्स एंड थ्रोट। मिस सुलेवन जो थी वो कोई भी शब्द बोलती और मुझे कहती थी कि मैं उनके लिप्स को टच करूं और उनके थ्रोट को टच करूं धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा? लिप्स का जो मूवमेंट है वो पता चलेगा और थ्रोट में जो वाइब्रेशंस होती हैं, कंपन होती है, उसको मैं समझ पाऊं।
आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड वाइब्रेशन इन द थ्रोट। उसके बाद मैं सीखी किससे, लिप्स के मूवमेंट से और गले में होने वाली कंपन से मैं सीख पाई आगे का। व्हेन आई अटर्ड माई फर्स्ट वर्ड, जब मैंने ये वाइब्रेशंस को महसूस किया और लिप्स को टच किया तो ये करके मैं बोलना भी सीख गई। व्हेन आई अटर्ड माई फर्स्ट वर्ड, जब मैंने अपने गले से पहला शब्द बोला, अटर माना कहना, पहला वर्ड कहा, इट गेव मी बाउंडलेस डिलाइट, उसने मुझे, बाउंडलेस माना अनंत, ऐसी खुशी मुझे मिली जिसका कोई पार ही नहीं था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। इसका मतलब उसने महसूस किया कि अब मैं बोल सकूंगी। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। कौन सी पिक्चर देखी थी जिसमें वो बच्ची थी और सलमान खान उसको पाकिस्तान छोड़ने गए थे, बजरंग भाईजान। हाँ, बजरंग भाईजान। तो उसमें क्या था, वो बच्ची इतने वर्षों तक नहीं बोली थी, लेकिन जब उसका एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया था और जब पिक्चर का एंड होता है उसमें जब उसको लगता है कि जो जिस व्यक्ति ने मुझे अपने माँ बाप के पास पहुँचाया और वो वापस जा रहा है, तो उसको देखकर उसके गले में इतनी मतलब उत्तेजना आ गई कि उसने जैसे बोला तो उसके गले से आवाज़ फूट पड़ी, क्या, मामा मामा कहकर उसने उसको बुलाया था। ये पिक्चर आपने देखी भी होगी और उसके बाद से वो बच्ची बोलना सीख गई। तो कई बार कुछ सेंसेस हमारी जो होती हैं उनको कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे बीमारियां भी होती हैं जिसमें डॉक्टर्स को शॉक देना पड़ता है। तो शॉक माना करंट जैसा लगाना पड़ता है, उससे वो चीज़ें उससे उत्तेजित होती हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये भी ऐसा था कि टीचर ने उसको अपने लिप्स और अपने गले की वाइब्रेशन को महसूस कराया, तो उसको लगा कि ये इस तरह से होता है तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उसने कोशिश करी बोलने की और वो जब पहला शब्द बोली, उसके गले से जब पहला शब्द निकला तो उसको अनंत खुशी मिली। और नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग, अब तो उसने बात करना शुरू कर दिया, किससे, विथ माई टॉयज, स्टोन्स, ट्रीज एंड बर्ड्स इन द गार्डन। अब तो मैंने अकेले अकेले बैठकर अपने खिलौनों से, पत्थरों से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से गार्डन में बैठकर बातें करना शुरू कर दिया। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर एंड माई डॉग ओबेड माई कमांड्स। आई वॉज एबल टू स्पीक, इट वॉज अ मिरेकल। तो अब तो मैंने सबसे बातें करना शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिली जब मैंने मेरी बहन को बुलाया तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई और मेरे डॉग ने मेरे कमांड्स माना मेरे आदेशों का, जैसे अपना पेट एनिमल होता है उसको अगर कुछ हम बोलते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप या ब्रिंग दैट थिंग, तो वो कोई भी वस्तु बोलते हैं वो उठाकर लेकर आता है या हमारे कमांड्स को फॉलो करता है, ओबे करता है, तो हमको कितनी खुशी होती है कि हाँ वो ट्रेंड एनिमल है। तो ऐसे ही उसको अपनी बुलाने पर अपनी बहन के आना, डॉग का ओबे करना, उससे उसको इतनी खुशी मिली कि अब मैं बोलकर अपने काम करवा सकती हूँ। आई वॉज एबल टू स्पीक, अब मैं बोलने लायक हो गई हूँ, मैं बोल सकूँगी। इट वॉज़ अ मिरेकल, मेरे लिए तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि इतने वर्षों तक मैं बोली नहीं और अब मैं बोल सकती थी। When I studied seriously, it seemed more like play than work. जब मैंने सीरियसली मैंने थोड़ी गंभीरता से पढ़ाई करना शुरू किया तो मुझे ये काम से ज़्यादा खेल लगने लगा। कई बार हम खेल में बच्चों को जब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन जब उनको ज़बरदस्ती पकड़कर आप कुछ करवाओगे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें इनको इंटरेस्ट भी आ रहा था और ये काम टीचर उसको इस तरह से सिखा रही थी कि उसको वो काम नहीं लगता था बल्कि खेल लगता था। Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself.
जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता था या मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता था, तो मिस सुलेवान भी मेरे से इस तरह से बात करती थी जैसे वो खुद भी एक छोटी सी, मेरी तरह एक छोटी बच्ची हूँ। जैसे छोटे से बच्चा अगर तुतला के बोलता है तो अपन भी उसको तुतली हुई भाषा में ही जवाब देते हैं, तो उसको कितना मज़ा आता है और हमको भी एक अंदरूनी अलग ही खुशी मिलती है। तो शी टॉट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस बाय मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग दैट आई रिमेंबर्ड एनीथिंग। उन्होंने मुझे सारे सब्जेक्ट्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट भी इतने इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाए कि मुझे एक बार में हर चीज़ याद रह जाती थी। फाइनली माई टीचर बिगेन टीचिंग मी टू रीड। फाइनली माना आखिरकार मेरी टीचर ने मुझे पढ़ना सिखाया। आई फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर्स। मैंने उभरे हुए अक्षरों को पढ़ा। अभी आपको लगेगा ये उभरे हुए अक्षर क्या हैं। एंड लेटर ऑन रीड विद ब्रेले। और उसके बाद मैंने ब्रेले से पढ़ा। आई लर्न टू राइट विद बोथ ऑर्डनरी एज वेल एज ब्रेले टाइपराइटर। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, लिखना सीखा। किससे? साधारण टाइपराइटर से भी और ब्रेले टाइपराइटर से भी। आपको लग रहा होगा ये ब्रेले क्या है। लुइस ब्रेले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। टाइपराइटर के साथ उन्होंने एक ब्रेले स्क्रिप्ट, ब्रेले लिपि होती है, और उसमें क्या किया जाता है, एक मोटा पेपर, थिक शीट जैसे चार्ट शीट वगैरह होती है, उसको उठाकर उस पर पेन से जो हम होल करके जो शेप हमको जो अक्षर लिखना है, बनाना है, पेन से उसको होल कर देते हैं दबा दबा कर। लेकिन मोटी शीट है तो पेपर में जब आप पेन से डालोगे तो उसमें होल हो जाएगा और पीछे की साइड से वो फटेगा, और पीछे की साइड से जब फटेगा तो वो उभरा हुआ भाग होगा। उस उभरे हुए भाग को टच करके पहचानना होता है कि ये कौन सा अक्षर है। इस लिपि को हम ब्रेले स्क्रिप्ट कहते हैं, और ये लिपि जो है खास करके लुइस ब्रेले ने किसके लिए बनाई थी? ब्लाइंड पीपल के लिए। अंधे लोगों की अंधे लोग भी पढ़ाई कर सकें उनके लिए ये स्क्रिप्ट बनाई गई थी। तो हेलन केलर ने भी ऑर्डनरी टाइपराइटर से भी सीखा और ब्रेले टाइपराइटर से भी सीखा। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग ए वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं सही रास्ते पर जा रही थी, एक बहुत ही अच्छा शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए मैं सही रास्ते पर चल रही थी। I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. मुझे जितनी संभव हो सकती थे वो सारे अवसर मुझे प्रदान किए गए कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकूं, मैं अपनी काबिलियत को और ज़्यादा विकसित कर सकूं और उनका पूरा उपयोग भी कर सकूं। I developed great confidence and I even visited the president क्लेवलैंड एट द वाइट हाउस। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास इतना विकसित हो गया, इतना बढ़ गया कि मैं प्रेसिडेंट क्लीवलैंड से भी मिली। कहाँ? वाइट हाउस। वाइट हाउस कहाँ पर है? अमेरिका, यूएसए के प्रेसिडेंट से क्लीवलैंड थे उस समय, उनसे भी वो मिली। इन 1890 एट द एज ऑफ अबाउट 10, 1890 में जब उनकी हेलन केलर की उम्र 10 वर्ष की थी, आई मूव्ड टू द परकिंस इंस्टीट्यूशन। मुझे परकिंस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाया गया। हेयर माई टीचर अन्ने सुलेवान कंटिन्यूड टू टीच मी। इस इंस्टीट्यूशन, परकिंस इंस्टीट्यूशन में भी अन्ने सुलेवान ही मुझे पढ़ाया करती थी। आई कुड मेक, अभी तक मेरे को घर पे पढ़ाने आती थी, अब वो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन में, उस संस्था में मेरे को पढ़ाती थी। आई कुड मेक फ्रेंड्स विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हेयर। मैं वहाँ पर दूसरे अंधे बच्चे थे, उनको अपना मित्र बना सकी। माई लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल। मेरा अकेलापन, मेरा एकांत, जो अकेलापन जो मुझे महसूस होता था वो धीरे धीरे गायब होने लगा, कम होने लगा। एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, और मेरी जो सीखने की प्रक्रिया थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और अच्छी होने लगी।
आई लर्नड लेटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक। मैंने वहाँ पर लेटिन भाषा, जर्मन भाषा और अर्थमेटिक भी सीखी। In 1896, I moved into the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. मैं 1896 में मतलब वहाँ से पर्किंस इंस्टीट्यूट से मुझे कैम्ब्रिज स्कूल में डाल दिया गया फॉर यंग लेडीज़, जहाँ बच्चे माना बड़े होते हैं, जैसे किंडरगार्टन, नर्सरी, इन सब से थोड़ा बड़ा जो सेकेंडरी स्कूल था वहाँ पे मुझे, ये यूएस का स्टेट है, एक राज्य है, और वहाँ मुझे डाला गया। दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सिद्धि मैंने हासिल की थी, मेरी जैसी एक लेडी जो कि क्या हो, ब्लाइंड हो, डेफ हो एंड कुड बेयरली प्रोड्यूस साउंड्स फॉर कम्युनिकेशन। और एक तो बहरी हो, अंधी हो और मुश्किल से, बेयरली माना बड़ी हार्डली, बड़ी मुश्किल से बात करने के लिए अपने मुंह से आवाज़ निकलती हो उसकी, ऐसी लेडी के लिए इतने बड़े कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन मिल जाना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। आई बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज़। मैंने वहाँ पर उस स्कूल में एडमिशन लेकर जैसे जैसे मेरी सीखने की प्रक्रिया में बदलाव आया और इम्प्रूव होने लगी, वहाँ जाकर मैंने कविताएं, कहानियाँ लिखना शुरू किया। शॉर्टली बिफोर माई एग्ज़ामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर। मतलब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे वहाँ, तब उससे कुछ ही समय पहले, मतलब कुछ दिन ही पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई। Although emotionally disturbed, I did my best in the examination. हालांकि मैं इमोशनली माना अंदर से, दिल से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब एक परिवार में और एक पिता की मृत्यु हो जाना, मतलब अपने सर से साया उठ जाना, उसके बाद भी मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, उसके बाद भी मैंने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दिया, मैंने अच्छा किया। माई टीचर कुड नॉट अकम्पनी मी टू द एग्ज़ामिनेशन हॉल। अभी तक तो जो हुआ था वो मेरी टीचर के सामने ही हुआ था, लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरी टीचर मेरे साथ नहीं आने वाली थी, कंपनी माना मेरा साथ नहीं देने वाली थी। देयर अ टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चन इन माई हैंड। वहाँ पे जो टीचर थी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो मेरे हाथ में क्या करती, स्पेलिंग लिख देती, एंड आई टाइप्ड आउट द आंसर्स, और मैं टाइपराइटर पर उसके आंसर लिखती। When the result was declared, जब रिज़ल्ट मतलब परिणाम आया, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. मैं ये सुनकर इतनी खुश हुई कि मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हो गई। I remember my first day at the Radcliffe College in 1900, मतलब 1900 शताब्दी चल रही थी तब, और तब मैंने कहा रेडक्लिफ कॉलेज में मेरा एडमिशन, मतलब आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे, जब मेरा रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहाँ का पहला दिन भी मुझे आज भी याद है। आई न्यू देयर वर चैलेंजेस इन माई वे बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम दैम। मैं जानती थी कि मेरे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, मेरा जीवन चुनौतियों भरा है, लेकिन फिर भी मैं उनको पार करने के लिए, उनको जीतने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन कभी भी अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। द प्रोफेसर्स लुक्ड फार अवे एज इफ दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन। प्रोफेसर्स कॉलेज में मेरे से इतने दूर खड़े होते थे, उनकी आवाज़ मेरे को इतनी धीरे सुनाई देती थी जैसे अपन को टेलीफोन पर सुनाई देती है। The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. और वहाँ कॉलेज में मेरी हथेलियों पर वो लेक्चर्स जो थे इतनी रैपिडली माना क्विकली, फास्टली, स्पीडीली, तो वो इतना क्विकली लिखे जाते थे, जितना जल्दी, जितना कम टाइम में लिख सकें उतने कम टाइम में वो मेरी हथेली पर लेक्चर्स लिखते थे कॉलेज में। आई वुड नोट डाउन वॉट एवर आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वेंट बैक होम। और जब मैं घर पहुंचती थी तो मैं उस लेक्चर को जितना मुझे याद रहता था, घर जाकर मैं उसको नोट डाउन करती थी। हियर आई बिगेन
टू राइट अबाउट माई लाइफ। यहाँ मैंने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। आई रोट द स्टोरी बोथ इन ब्रेले एंड ऑन अ नॉर्मल टाइप राइटर। यहाँ मैंने ब्रेले लिपि में भी, ब्रेले टाइपराइटर पर भी और नॉर्मल टाइपराइटर पर भी मैंने अपनी क्या लिखी, जीवन के बारे में कहानी लिखी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाय जॉन मैसी। जो मैंने कहानी लिखी उसमें, उस कहानी में थोड़ा बहुत एडिटिंग किया गया कि जॉन मैसी के द्वारा। द राइटिंग वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन इन 1903। एडिटर थे उन्होंने मेरी, जॉन मैसी ने मेरी उस कहानी को एक मैगजीन में छपवाया। कब? 1903 में। एंड आई वॉज पेड फॉर इट। और जो कहानी मैंने लिखी उसके लिए, मुझे उस कहानी को लिखने के लिए मुझे पे भी किया गया, मतलब मुझे पैसे भी मिले। वी द ब्लाइंड आर एज indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. We the blind are कहने का मतलब उन्होंने क्या कहना चाहा है कि हम अंधे लोग लुइस ब्रेले के उतने ही कर्जदार हैं जितना कि मनुष्य गुटेनबर्ग का कर्जदार है। इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अंधे लोग पढ़ाई कर पाए किसकी वजह से? ब्रेले स्क्रिप्ट की वजह से, ब्रेले लिपि की वजह से उसको हम टच कर करके समझ पाए। तो वो ब्रेले लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेले ने। तो आज हम उनके आभारी हैं कि उनकी वजह से हम अंधे लोग पढ़ पाए, शिक्षा हासिल कर पाए और आज हमें सफलता मिली है। जिस प्रकार कि एक इंसान, मनुष्य जो है वो गुटेनबर्ग का क्या है? कर्जदार है। गुटेनबर्ग कौन थे? इन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था। छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग ने जिस प्रकार प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिनकी वजह से आज इतनी पुस्तकें छपती हैं, मतलब लोगों के दिमाग में, मन में विचार, कहानियाँ, कविताएं जो भी आता है उसको जो छपवाने का काम किससे होता है? छापे खाने में, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा होता है। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। तो आज मनुष्य ये सब किताबें पढ़ने लायक किसकी वजह से हो सका? गुटेनबर्ग की वजह से। तो अंधे लोग जो हैं वो लुइस ब्रेले के मतलब आभारी हैं और मनुष्य जो है वो गुटेनबर्ग का आभारी है। ऑन 28 जून 1904 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रेडक्लिफ कॉलेज। अर्थात 28 जून 1904 को मैंने रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की डिग्री हासिल की। आई फेल्ट प्राउड दैट आई बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। बैचलर ऑफ आर्ट्स माना बीए किया उन्होंने। उनको अपने आप पर इतना गर्व था क्योंकि वो पहली अंधी और बहरी व्यक्ति थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल करी। I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. मैंने उस समय ये महसूस करना शुरू किया कि I must educate people. अब मुझे दूसरे लोगों को पढ़ाना चाहिए on way to help the blind. जो दूसरे अंधे लोग हैं, जो मेरे से अभी छोटे हैं, मुझे अब उनकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह से मुझे सिखाया गया तो उनको लगा कि अब मैं उनको सिखाऊं। My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor neglected state of the blind. अब मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य ही ये बन गया कि मैं जागृति फैलाऊं। कौन सी जागृति? कि जो बेचारे अंधे हैं और नेग्लेक्टेड स्टेट में, नेग्लेक्टेड स्टेट का मतलब है उपेक्षित स्थिति में जी रहे हैं। उपेक्षित स्थिति माना अंधों की सब क्या करेंगे? उपेक्षा करते हैं, उनकी मदद कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उनको ये चीज़ महसूस होती है कि हम अंधे हैं तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हेलन केलर को ये महसूस हुआ कि आज मैं अंधी होकर इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने इतनी सफलता हासिल करी है, तो मुझे दूसरे अंधे लोगों को भी ये बात महसूस करानी है कि आप सब भी कुछ न कुछ कर सकते हो।
ये अब मेरे जीवन का उद्देश्य बन चुका था। Their innate abilities and their inspirations, I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start project to remove darkness and miseries from the lives of the other blind people. उनके अंदर innate का मतलब इनबॉर्न, इनबॉर्न माना जन्मजात ही हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो उनके जीवन में जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ थी, एबिलिटीज़ थी, उनको, उनकी प्रेरणाओं को मुझे बाहर लाना था और मुझे अपने जीवित रहने के लिए ही केवल अब फंड इकट्ठा नहीं करना था, बल्कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाने थे, अब ऐसा काम करना था जिससे मैं ब्लाइंड अंधे लोगों के जीवन में से उस अंधकार को और उनके जीवन में आए हुए दुखों को दूर कर सकूं। तो मुझे वो सब करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने थे उनके लिए भी मुझे फ़ंड की ज़रूरत थी। तो मुझे अब इतना कमाना था कि मैं खुद खा के जीवित रह सकूं और उन लोगों के लिए काम भी कर सकूं। आई स्ट्रांगली फेल्ट दैट आई मस्ट गिव द अदर्स व्हाट आई हैड गेन्ड फ्रॉम माई टीचर एन। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फेल्ट माना मैंने ये बात बहुत ज़्यादा महसूस की कि मैं भी दूसरों को उतना दे सकूं जितना कि मेरी टीचर एनए ने मुझे दिया है, या मैंने अपनी टीचर एनए से जो पाया है वही सब या उतना सब मैं दूसरे अंधे लोगों को दे सकूं। देन केम अ डार्क क्लाउड इन माई स्काई। तब मेरे आसमान में एक गहरा काला बादल आया। गहरा काला बादल मेरे आसमान में, मतलब मेरा आसमान माना मेरा जीवन, अपने लाइफ को किसकी संज्ञा दी है? स्काई की। और परेशानी जो आई उसको क्या बोला है? डार्क क्लाउड। आई वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट दैट, और उससे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। माई टीचर्स आई साइट वॉज वर्सनिंग डे बाय डे। मेरे टीचर की आँखों की जो रोशनी थी वो दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एज अ रिज़ल्ट शी कुड नॉट सी क्लियरली, और इसका परिणाम ये निकला कि वो धीरे धीरे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती थी। शी वॉज ब्रेव एनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम। वो इतनी बहादुर थी कि अपनी समस्या के से वो इतनी हद, मतलब पर्याप्त बहादुर थी कि वो अपनी समस्या से खुद लड़ सकती थी। बट आई वॉज सॉरी बिकॉज शी डिड नॉट हीड टू हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज़। लेकिन मुझे इस बात का दुख था क्योंकि वो अपनी आँखों की इस समस्या पर वो अपना ज़्यादा ध्यान, हीड का मतलब टू पे अटेंशन, अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रही थी। इंस्टेड शी कंटिन्यूड टू हेल्प मी। अपना ध्यान रखने की बजाय वो मेरी मदद करने में लगी हुई थी। एट लास्ट माई टीचर लॉस्ट हर आई साइट कम्प्लीटली। अंत में एक दिन ऐसा आया कि उनकी आँखों की रोशनी पूरी तरह से, पूर्ण रूप से चली गई एंड बिकेम ब्लाइंड बाय द ईयर 1935। और 1935 में वो पूरी तरह से अंधी हो गई। शी सेक्रीफाइस्ड हर आई साइट फॉर मी। उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी का बलिदान मेरे लिए दे दिया। वॉट अ ग्रेट सेक्रीफाइस इट वॉज। कितना बड़ा बलिदान था ये। इफ़ शी हैड नॉट सपोर्टेड एंड एनकरेज मी टू लर्न, अगर वो मुझे ये सपोर्ट नहीं देती, मुझे सहारा नहीं देती, मुझे प्रेरित नहीं करती, आई वुड नॉट हैव एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं इस दुनिया की सुंदरता को न महसूस कर पाती, न उसका आनंद उठा पाती। आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर। मैं अपने आप को उनके बिना, मैं अपनी खुद की ज़िंदगी उनके बिना सोच भी नहीं सकती। माना मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हैं तो मैं हूँ तो वो हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। माई हार्ट ऑलवेज स्पीक्स आई लव यू टीचर। मेरा हृदय हमेशा यही कहता रहता है कि टीचर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का आज तक दुनिया में नहीं देखा गया है। इसीलिए ये एक
टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन की क्या है, मिसाल है, एक कहना चाहिए आदर्श है कि इसको देखकर कि टीचर इतना एक स्टूडेंट के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब वो अपना बेस्ट सब कुछ देते हैं, लेकिन इतना सेक्रीफाइस करना, अपना जीवन ही अंधकार में बना देना एक बच्चे को सिखाने के लिए, ये एक बहुत ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है। इसीलिए ये लेसन आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है कि इंसान अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए जो करे वही हमें मतलब सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो अपने लिए किया उसका तो कोई, वो तो कोई, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, मतलब उसको तो कुछ मानना ही नहीं है। जो दूसरों के लिए करे उसे हमें मान्यता देनी चाहिए। तो यही एने सुलेवान ने अपनी स्टूडेंट हेलन केलर के लिए किया। तो ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज पे आपको ग्लॉसरी दी हुई है। वैसे ये लेसन बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़कर भी काफ़ी मज़ा आएगा, समझकर मज़ा आएगा। और ग्लॉसरी जो दे रखी है सिंपल सी है, बहुत कम वर्ड्स हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से आपको जो कोर्सेज भेजे गए हैं ये आपका लास्ट लेसन ही था। और 7, 8, 9, 10 जो हैं 4 लेसन आपके ओमिट किए गए हैं, लेकिन उनकी चारों की हम ग्रामर करेंगे, ग्रामर भी करेंगे और उसका राइटिंग वर्क भी करेंगे। तब तक के लिए